हाईकोर्ट से पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद भले ही पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हों, लेकिन पूरी पार्टी पवन खेड़ा के साथ खड़ी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को अपने वरिष्ठ नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के प्रति एकजुटता जाहिर की है। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पवन खेड़ा का मजबूती से समर्थन किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि धमकी, डराने धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति के खिलाफ अंततः न्याय की ही जीत होगी। यह विवाद पवन खेड़ा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट है और विदेशों में उनकी घोषित संपत्तियां हैं। इन गंभीर आरोपों के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भूनिया शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में पवन खेड़ा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया था। रवन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। नागपुर में आरएसएस के एक कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को भारत माता दुर्गा मंदिर शिलान्यास के कार्यक्रम में बोलते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश के हर एक नागरिक को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए और उसमें से एक बच्चे को आरएसएस को सौंप देना चाहिए। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़ा दावा किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि एक समय आया था जब छत्रपति शिवाजी महाराज अपना सत्ता जो है वो छोड़ना चाहते थे। वे युद्ध करते करते थक गए थे, इसलिए वे रामदास स्वामी समर्थ के पास गए, जहां पर उन्होंने उनसे कहा कि वे अब युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, अपना मुकुट और सत्ता स्वामी रामदास समर्थ को जो है सौंपना चाहते हैं। जिस पर स्वामी समर्थ ने छत्रपति शिवाजी महाराज से कहा कि शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु के आदेशों का पालन करे, इसलिए मुकुट और सत्ता वे खुद संभाले। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर जो है विवाद भी गहराने की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने उनके इस बयान की आलोचना भी की है। कैमरामैन अनंतो बर्मन के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव हो रहा है और उत्तर हावड़ा में 29 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसको लेकर देखें कि लोगों में किस तरह से दीवानगी देखी जा रही है। जगह जगह पोस्टर बैनर तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर हावड़ा में एक ऐसे सख्त है सुशील चौरसिया, जिन्होंने पूरा ममता बनर्जी का स्टैचू बना के रखा है और स्टैचू के साथ साथ ममता बनर्जी की पूरी फिगर है। यानी देख सकते हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी यहाँ पे अग्नि कन्या के रूप में जाना जाता है, द ग्रेट लेडी ममता बनर्जी, और बाकायदा ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने 2007 से इस स्टैचू को बनाया है और जो भी लोग आता है ये सब जगह जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। यानी टीएमसी के प्रति इनकी कितना वफादारी है और ममता बनर्जी के सच्चे सिपाही के रूप में जानते हैं। और लोग इन्हें सुशील चौरसिया को जब बात आती है तो इनके हाथ में ममता बनर्जी की स्टैचू देखी जाती है। और इस बार 2026 का एक तरह से चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और जगह जगह सुशील चौरसिया जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 95% पीडीए एकजुट होकर मतदान करेगा और बीजेपी का सफाया किया जाएगा। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव को आज गाजियाबाद में किसानों से संवाद के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन अखिलेश यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार में किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर से लोग बेहद परेशान हैं। सपा सरकार बनने पर स्मार्ट शहर की तर्ज पर ही स्मार्ट गांव भी विकसित किए जाएंगे। अखिलेश ने यह भी ऐलान किया कि सपा सरकार बनने पर 23 फसलों में दूध को भी शामिल करके एमएसपी दिया जाएगा। अखिलेश ने बड़ा ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 24 घंटे के भीतर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मामले पर बयान देते हुए कहा है कि कुछ स्वार्थी लोगों ने मेरा साथ भी छोड़ दिया था, क्योंकि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आज भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की धमक अब पुलिस की वर्दियों पर भी दिखनी शुरू हो चुकी है।
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी महिला पुलिसकर्मी है वो सज धज कर ड्यूटी नहीं आएगी। इसके अलावा ड्यूटी आवर में वो ज्वेलरी का भी इस्तेमाल नहीं करेगी और ना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो महिला या पुरुष जो पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी आवर में कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुरुष पुलिसकर्मी है वो माथे पर तिलक भी ड्यूटी आवर में नहीं लगाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें जो ड्यूटी का रूल है उसका सख्त पालन करना पड़ेगा। हालांकि तिलक लगाने की जो बात है उसका विरोध बीजेपी के ही कुछ नेता कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये पुलिस कर्मियों के लिए जो निर्देश जारी हुआ है ये सरासर गलत है और इसे बिहार के डीजीपी को वापस लेना चाहिए, क्योंकि तिलक लगाना आस्था से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। वो अगर उसके लिए मनाही की जा रही है तो यह बिल्कुल गलत है और इस आदेश को वापस लेना चाहिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। और नेपाल की खुली सीमा जो कभी भाईचारे और सौहार्द की मिसाल मानी जाती थी, लेकिन बालेन शाह सरकार के नए फैसले के बाद दोनों देशों की सीमा को सैन्य क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। बात चाहे नेपाल के इलाके की हो या फिर भारत के इलाकों की, दोनों ही इलाकों में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से बालेन शाह सरकार के निर्देश के बाद नेपाली सुरक्षा प्रहरी और वहां की पुलिस ने आम लोगों पर शक्ति बढ़ाई है, उसका असर देखने को मिल रहा है कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक यहाँ इस क्षेत्र में आते थे, अब इनकी आवाजाही काफी कम हो चुकी है। हालांकि भारत के सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तो सख्ती नहीं बरती है, लेकिन एहतियात जरूर बरत रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के सीमा को लेकर जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसको देखते हुए एसएसबी मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रास्ता आप देखते हैं कि जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर काफी तादाद में सैन्य शक्ति बढ़ा दी गई है और यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में किस कदर यहाँ पर जो जांच अभियान है, जो शक्ति है और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ से लगी हुई नेपाल की कई खुली सीमा रेखा है जहाँ पर न तो कटीले तार हैं और न ही सुरक्षा की कोई दीवार। आपसी भाईचारा है इस इलाके में एक पहचान रही है। सहयोगी अरविंद के साथ अमिताभ झा, रक्सौल, न्यूज़ 24। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज जयपुर के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। पहला कार्यक्रम कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ा था और उन्होंने साफ तौर पर कैंसर से निपटने के लिए मजबूत मानसिकता की जरूरत बताई और कहा कि इस दिशा में शोध किया जाना जरूरी है। इसी कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान के राज्यपाल कुशाभाऊ ठाकरे ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि पंजाब से आने वाले पानी से राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में कैंसर लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना जरूरी है इस दूषित पानी को ठीक करने के लिए। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया और यहाँ पर पास आउट विद्यार्थियों को उन्होंने डिग्रियां भी बांटी। इस दौरान उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया और कहा कि शोध पर खास तौर पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आस्था ने एक बार फिर आर्थिक मंदी को पीछे छोड़ दिया है। अंबाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर और द्वारका धाम में पिछले 5 सालों में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। उन तीनों मंदिरों को मिलाकर कुल 718 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय दर्ज की गई है। आंकड़ा बताता है कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और बाजार में सुस्ती के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है। खास बात करें अंबाजी मंदिर की तो यहाँ 5 साल में लगभग 39 किलोग्राम सोने का दान मिला है। सोने की कीमतें लगातार बढ़ने के बावजूद दान का सिलसिला थमा नहीं है। वहीं सोमनाथ और द्वारका मंदिरों में सोने चांदी के दान के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते, लेकिन अनुमान है कि वहां भी बड़े स्तर पर बहुमूल्य दान मिल रहा है। कुल मिलाकर ये साफ है कि आर्थिक उतार चढ़ाव के दौर में भी आस्था की ताकत बरकरार है और मंदिरों के भंडार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन प्रसाद साथ भूपेन्द्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को अब दूसरे पर निर्भर नहीं करना होगा पल पल की जानकारी के लिए। जी हाँ, डीआरडीओ ने सुरक्षा एजेंसी के लिए लाया है प्रज्ञा। आपको बता दें कि क्रांतिकारी सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा तैयार किया गया है। यह सिस्टम एआई की ताकत से लैस है। इसे खास तौर पर आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह सिस्टम न केवल डेटा जुटाएगा बल्कि रियल टाइम में फैसला लेने से सुरक्षा बलों की मदद भी करेगा। सिस्टम को डीआरडीओ के लैब सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एंड रोबोटिक्स ने तैयार किया है। यह मुख्य रूप से देश के संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखने का काम करेगा। इसकी मदद से सुरक्षा एजेंसियां आतंकी घुसपैठ और बॉर्डर पर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ सकेगी। यह सिस्टम ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में भी सटीक इमेजिंग देने में सक्षम है। यही तकनीक होने की वजह से वह खुद की खतरों का एनालिसिस कर सकता है। इसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों में भारतीय जवानों को सटीक लोकेशन और दुश्मन की स्थिति का पता चलेगा। इसमें ऑपरेशंस के दौरान जोखिम कम होगा और सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि प्रज्ञा के आने से भारतीय सेना की ताकत में एक और इजाफा हो गया है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र में 1 मई से ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले के बाद अब एक बार फिर मुंबई और उसके आसपास हिंदी और मराठी भाषा का विवाद बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इस विवाद को सबसे ज्यादा हवा दिया है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने। एमएनएस के नेताओं ने कहा है कि उसके कार्यकर्ता 1 मई से ऑटो और टैक्सी में जाएंगे और चेक करेंगे कि ड्राइवरों को मराठी आती है या नहीं। अगर नहीं आती है तो उनका लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर ऑटो और टैक्सी के ड्राइवर डरे हुए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी नहीं आती है उनको मराठी सिखाया जाएगा। मराठी का सभी को सम्मान करना चाहिए। मराठी भाषा का मांग गलत नहीं है, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उन पर एक्शन होगा। ये विवाद तब और बढ़ गया जब शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों से मिलने पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो सरकार से इस मामले में बात करेंगे कि इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। उसी दौरान एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंच गए और निरुपम गो बैक के नारे लगाने लगे, जिससे विवाद और बढ़ गया। इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हुई होमगार्ड के 42,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया। होमगार्ड के करीब 42,000 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आज से शुरू। ये लिखित परीक्षा 3 दिन आयोजित की जाएगी। परीक्षा रोजाना 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। परीक्षा के दौरान 3 दिन तक प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर रहेगी। सभी जिलों पर पुलिस प्रभारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि परीक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करने वालों पर एसटीएफ सहित कई एजेंसियां पैनी नजर रखे हैं। सोशल मीडिया पर परीक्षा से संबंधित जानकारी प्रचार प्रसार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती परीक्षा को लेकर के बीते बुधवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठ के समीक्षा बैठक की और दिशा निर्देश दिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। यूपी के शामली मेरठ करनाल हाईवे पर नोटों की बारिश। हाईवे पर मिली 500-500 रुपए नोटों की गड्डियां। जनपद शामली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे पर दूर दूर तक 500-500 रुपए नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी मिली। वहां से गुजर रहे अमित नाम के व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 500 मीटर तक रुपयों को नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थी। पुलिस ने नोटों को इकट्ठा कर और थाने ले आई। थाने ला करके जब नोटों की गिनती की गई तो रकम 4 लाख रुपए निकली। फिलहाल पुलिस रुपयों को मालखाने में जमा करा दिया है और हाईवे से मिले इस कुबेर के खजाने के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी है। अमित ने बताया कि स्प्लेंडर सवार एक व्यक्ति बड़ी स्पीड से जा रहा था, उसी की बाइक से नोटों की गड्डियां गिरी है। मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो बहुत स्पीड में था, इसलिए मैं पीछा नहीं कर पाया। इसके बाद उसने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं एएसपी सुमित शुक्ला ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मिली रकम को मालखाने में जमा करा दिया गया है। इसके साथ ही बैंक के माध्यम से ये पता लगाया जा रहा है कि किसने रुपए निकाले थे, किस बैंक से निकले थे और इसके साथ ही अपील की है कि जिस किसी के भी रुपए खोए हैं वो थाने में आकर के बैंक डिटेल के साथ दिखा करके अपने रुपयों को ले जा सकता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जंगलों में भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आग अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। ये आग बीते कल किश्तवाड़ जिले के पाडरी इलाके में लगी थी। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही हैं और लोगों का कहना है कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने आग लगने से ठीक पहले जोरदार धमाकों की भी आवाज सुनी थी। लोग जो आसपास के थे वो घबरा गए, लेकिन उच्च अधिकारियों ने कहा कि ये जंगल की आग है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई धमाका नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर पुलिस, प्रशासन,
भारतीय सेना एसडीआरएफ पहुंच चुकी है और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इस भीषण आग पर काबू पाया जाए। किश्तवाड़ से मेरे सहयोगी इमरान और जम्मू से कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। जहां देश के कई हिस्सों में पारा 40 या 45 से भी पार हो गया है और लोग गर्मी के कारण हाहाकार करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कश्मीर घाटी में सर्दियां जाने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 1 महीने के बाद घाटी में पिछले दिनों 3 दिन तक लोगों ने हल्की धूप देखी, लेकिन एक बार फिर से कल देर शाम से पूरी कश्मीर घाटी में मौसम में मिजाज बदले और दोबारा से मैदानी इलाकों में श्रीनगर सहित तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। और मौसम विभाग का कहना है कि मौसम फिलहाल इसी प्रकार से 1 मई तक रहने वाला है, जिस दौरान रुक रुक कर घाटी के कई इलाकों में बारिशें भी होगी, तेज हवाएं भी चलेगी और यहाँ जो है कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना नजर आ रही है। यानी कैमरामैन के साथ आसिफ नगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय सेना का साल 2003 में आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्प विनाश। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था सुरनकोट के हिल काका के घने जंगलों में। इस ऑपरेशन के साथ भारतीय सेना के साथ एक शख्स ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। उस शख्स का नाम था ताहिर फजल चौधरी। आज जो उन्हें जानता है, जो नहीं भी जानता है, वो भी उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे और इस जगह को कहा जाता था आतंकियों का ट्रांजिट कैंप। यानी जो आतंकी एलओसी से घुसपैठ कर कश्मीर घाटी जाना चाहते थे, वो आतंकी हिल काका में रुकते थे। आतंकियों ने अपना गढ़ बना रखा था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले एक रणनीति बनाई भारतीय सेना ने और चारों तरफ से हमला बोला गया और कई आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। और आज ताहिर फैजल चौधरी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन हर कोई उन्हें याद कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा शुरू किया गया 100 दिनों का नशा मुक्त अभियान पूरे जोरों से जारी है। एक तरफ नार्को टेरर पर प्रहार करते हुए नशे का कारोबार करने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी भी लगातार फोर्सेस की जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस न केवल नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, बल्कि जहां पर भी कहीं फोर्स को सूचना मिलती है कि नशे के जरिए युवाओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा रैंडम चेकिंग भी लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की जा रही है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आतंक पर जबरदस्त प्रहार के चलते आतंक को लगभग खत्म कर दिया गया है, उसी तरह अब नशे पर ये प्रशासन और फोर्सेस का बड़ा प्रहार चल रहा है। और 100 दिनों के अंदर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके चलते फोर्सेस की कड़ी कार्रवाइयां नशा तस्करों के खिलाफ होती हुई पूरी जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। कैमरामैन मुजीब के साथ आसिफ नगर, न्यूज़ 24।